बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी दौरान ट्रेडिंग हमने देखा कि हंड्रेड इंडेक्स ने तारीख रकम की है, रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला देखा गया। हंड्रेड इंडेक्स ऑल टाइम हाई रहा 86,800 के लेवल को छूकर, और इंट्राडे लो 86,200 का रहा। आईनी तरमीम के पास हो जाने से, सियासी इस्तेहकाम आ जाने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, और इसी की वजह से हमने आज बाइंग और शेयरिंग देखी। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त रिकॉर्ड तेजी रही। हंड्रेड इंडेक्स ने अपना साहब का रिकॉर्ड तोड़ा। रोज़ाना हंड्रेड इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। मार्केट में 24 अरब रुपए के 71 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। आइंदा आने वाले दिनों में हंड्रेड इंडेक्स की पोजीशन मजीद मुस्तहकम रहेगी। इसके अलावा इंटरबैंक मार्केट की बात करते हैं। आज भी रुपया डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर रहा। डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 277.69 पैसे से बढ़कर 277.74 पैसे पर ट्रेड हुआ। आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे तो यकीनन रुपये की कदर बेहतर होगी और डॉलर की कीमत में कमी हम देखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का मौशी खाका बेहतर हुआ है, लेकिन हुकूमती कर्जे और सनती पैदावार में कमी एक बड़े चैलेंजेस रहे हैं। FBR, स्टेट बैंक, OCAC, नेपरा, इदारा शुमारियात, इन सब ने अपना डाटा रिलीज़ किया है। आज वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सितंबर 2023 में हमारा करंट अकाउंट था 21 करोड़ 80 लाख डॉलर, इसको हम खसारा कहेंगे। और सितंबर 2024 में हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया 11 करोड़ 90 लाख डॉलर से। खुशाइन बात है, हमारी रेमिटेंसेज ने हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील किया। एक साल में हमारी मुल्की एक्सपोर्ट 10% बढ़ी और हमारी मुल्की इंपोर्ट 15% बढ़ी। स्टेट बैंक के दादोशुमार के मुताबिक सितंबर 2023 में एक्सपोर्ट 2 अरब 99 करोड़ डॉलर से बढ़कर सितंबर 2024 में 2 अरब 64 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। इसी तरीके से इंपोर्ट भी हमारी बढ़ी, जो कि अच्छा साइन नहीं है। जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उससे हमारे इंपोर्ट बिल पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन यानी लोकल इंडस्ट्री हमारे मुल्क में इतनी बेहतर नहीं है, तो हमको खाम माल रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना होता है। सितंबर 2023 में इंपोर्ट 4 अरब 84 करोड़ डॉलर से बढ़कर सितंबर 2024 में 5 अरब 57 करोड़ डॉलर रही। ये मैं आपको एक साल के फिगर्स बता रहा हूँ, सितंबर 2023 और सितंबर 2024 का ये आपको मवाक़िज़ा मैं पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा महंगाई की शरह में हमने कमी देखी, इसकी वजह से शरह सूद में कमी हुई, ये एक अच्छा साइन है। महंगाई की शरह एक साल में 31.4% थी और सितंबर 2024 में ये 6.9% पर आ गई। एक साल में डॉलर भी कम हुआ, 286 रुपये 60 पैसे से कम होकर 278 रुपये 70 पैसे का हो गया इंटरबैंक मार्केट में। इसके अलावा अगर बैरूनी सरमायाकारी की बात की जाए तो 21 करोड़ 30 लाख डॉलर से बढ़कर बैरूनी सरमायाकारी 38 करोड़ 50 लाख डॉलर रही। हुकूमती कर्जे बढ़े हैं। हुकूमती कर्जे अगर 2023 में थे 64,000 अरब रुपए, अगर 2024 में होगा ये 70,000 अरब रुपए। अगर इसमें सूद की अदायगी भी आप शामिल कर लें 5 से 6,000 अरब रुपए, तो 75 से 76,000 अरब रुपए हमारे हुकूमती कर्जे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुकामी कर्जे हैं। बैरूनी कर्जे 21-22 अरब डॉलर हैं, मुकामी कर्जे 40 से 42 हज़ार अरब हैं। तो हुकूमत इतने कर्जे अगर लेगी तो ये फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, और फिस्कल डेफिसिट का अभी भी हमें सामना है। जब तक हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं करेगी, गवर्नमेंट का जो साइज़ है वो कम नहीं होगा, तो उस वक्त तक हम फिस्कल डेफिसिट पे काबू नहीं पा सकते। स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो इंडेक्स 100 इंडेक्स ने एक साल में 78,000 का लेवल क्रॉस किया और 81,100 की जो नफसाती हद उसको पार किया, और आज भी स्टॉक मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी खबर बताई है। तो सरमायाकारी स्टॉक एक्सचेंज में भी देखी जा रही है, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये मैं आपको सितंबर की फिगर्स शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा सीमेंट की फ़रोख्त में 10% का इजाफा हुआ है, गाड़ियों की फ़रोख्त में 24% का इजाफा हुआ है। महंगी बिजली और गैस से सनती पैदावार का हमारी मुतासिर हुई है। जो बड़ी सनतें हैं उनकी तरक्की की शरह एक साल में -2.65% रही। बड़ी सनतों में टेक्सटाइल आता है, लेदर आती है, इसी तरीके से आप फार्मा सेक्टर ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, आयरन एंड स्टील ले लीजिए। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जो रेड जोन में ट्रेड होते रहे, क्योंकि आपके मुल्क में गैस रिकॉर्ड सतह पर है,
बिजली रिकॉर्ड सतह पर है, उस वजह से जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर मनफी असर मुरतब हुए। फिर इंटरेस्ट रेट कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी खत्ते में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ही इंटरेस्ट रेट है। महंगाई चूँकि सिंगल डिजिट में आ गई है, तो ये तवक्कुआत की जा रही है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा उसमें इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी होगी 100 से 150 बेसिस पॉइंट की। इसके अलावा सनती चैलेंजेस से एनर्जी की डिमांड, जब सनतें बंद होंगी तो एनर्जी की डिमांड भी कम होगी, और एनर्जी की डिमांड में 17% की कमी देखी गई है। 13,180 गीगावाट पर ही नेपरा ने आदादशुमार जारी किए। तो ये था हमारा मौशी खाका जो हमने आपके सामने रखा है। इसमें मुख्तलिफ मालियाती इदारों के एदाद-ओ-शुमार थे जिसको हमने आपके सामने शेयर किया। स्टॉक एक्सचेंज की हमने आपको अपडेट दी। इसके अलावा बलूचिस्तान की भी आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि बलूचिस्तान में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, गवादर, CPEC फेज़ 2, मिनरल्स और माइनिंग के हवाले से जो खुशखबरी हमें सुनने को मिल रही है, इस हवाले से हमारी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, किन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, IMF की रिस्ट्रिक्शन हैं कि हम इकनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते, तो क्या सिर्फ ये CPEC फेज़ 2 मुतासर होगा? इन तमाम अवामिल पर, इन तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ आइए। वेलकम है प्रोग्राम। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीन यूसुफ, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अमीन साहब। आज भी 100 इंडेक्स ने रिकॉर्ड तेजी बरपा की, सरमाकारों का एतमाद बहाल रहा, सरमाकारों का फोकस था रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर। वजूहात क्या है कि 100 इंडेक्स अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है? देखिए, बिल्कुल मार्केट ने आज 86,846 का हाई दिखाया है। इसके बाद मार्केट 409 प्लस बंद हुई, और दिन शुरू से मार्केट में अच्छी एक्टिविटी देखने में आ रही थी और तेजी देखने में आ रही थी। उसकी वजूहत ये भी है कि इंटरेस्ट रेट भी आपका कम होने वाला है, 2% का एक्सपेक्टेड है, वो एक वजह ये भी है। और प्लस ये कि 26 अमेंडमेंट जो हुई है उसकी वजह से भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है कल और आज। अगर आप देखें, कल भी मार्केट ने 800-850 पॉइंट प्लस दिखाए थे, और आज भी आप देखें 400। तो जो तेजी है वो बरकरार है, और इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में आ रहा है, वो काम कर रहा है, और उसको लग रहा है कि और फर्दर मार्केट में ऊपर जाना है। एक्टिव क्लाइंटेल हमारी इंक्रीज नहीं हो रही, एक्टिव क्लाइंटेल के इशूज ताहाल हैं। अब एक्टिव क्लाइंटेल को भी अगर हम पार्शली देखें तो वो क्लाइंटेल जो रोज़ाना की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट करती है वो भी नहीं बढ़ रही, जो माहाना बुनियादों पर करती है इन्वेस्टमेंट वो उसकी शरह भी नहीं बढ़ रही, और जो सालाना करती है उसकी शरह भी नहीं बढ़ रही। तो इसका कसूरवार कौन है? देखिए, इसमें अगर अब एनालिसिस करें, अगर मार्केट अगर जैसे अक्टूबर लास्ट ईयर से देखने मार्केट चलना शुरू हुई है, इससे पहले अगर आप देखें तो उससे रेशियो तो बढ़ा है। ऐसे नहीं है कि नए अकाउंट्स नहीं खुल रहे, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो हैं या नहीं खुल रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अकाउंट्स बहुत ज्यादा बंद होते थे क्योंकि मार्केट में इतनी एक्टिविटी नहीं होती थी और मार्केट में इतना काम नहीं हो रहा था। अक्टूबर से अगर आप एनालिसिस करें तो मार्केट में काम हो रहा है, और मुझे लग रहा है इसमें देखिए, इसमें जो है ना, हर एक स्टेक होल्डर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ब्रोकर को भी करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को भी करना पड़ेगा, और एसएससी भी कंबाइंड एफर्ट होनी चाहिए। देखिए, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, प्रॉफिट देती हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पैसे बना सकते हैं। वो एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को। थोड़ा सा जो 2005 में क्राइसिस आया था, 2008 में आया था, तो लोग समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हम पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो रिटर्न दे रही हैं, जिनका सारा एनालिसिस और डेटा अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो पैसे बनाता है। ऐसी बात नहीं है। वो एजुकेट करने की जरूरत है, इसमें हमें कलेक्टिव एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप लोग मीडिया तो दिखा रहा होता है कि मार्केट बढ़ गई, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए, इवन इस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, और इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज में, मैं तो इवन कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग हॉल है, उसको हम यूज कर सकते हैं और लोगों को बुला सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है और क्या करना होता है। तो ये हमें गाइडेंस देने की जरूरत है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, और स्किल्स देने की जरूरत है। इससे ये कि एक और चीज़ भी है कि जो नया ग्रेजुएट निकल रहा होता है फाइनेंस का, वो चाहे तो यहाँ फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि लोगों को आप बताएं कि ये मार्केट में आके आप पैसा बना सकते हैं, आप क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, उनके बिहाफ के लिए दुनिया भर में होता है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। देखिए, जब क्रिएट करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो हर कोई बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। अच्छा अमीन यूसुफ, ये बताएं कि 100 इंडेक्स तो बढ़ रहा है, मुस्तकिल बढ़ रहा है, लेकिन जो शेयर प्राइस है वो नहीं बढ़ रही। लोगों को आज भी बहुत सस्ता शेयर मिल जाएगा, मार्केट बहुत सस्ती है, लेकिन 100 इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये क्या फार्मूला है? देखिए, इंडेक्स में बढ़ने की वजह है कि कुछ स्टॉक्स की जो वेटेज भी इंडेक्स में ज़्यादा है, अगर वो बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसका इंडेक्स बढ़ जाता है। ऑयल सेक्टर की भी वेटेज है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी भी अगर आप देखें काफ़ी मार्केट में गुंजाइश है, लेकिन कुछ स्टॉक्स तो अगर आप एनालाइज करें, एक महीना अगर पीछे चले जाएं, तो वो अगर
कोई एक स्टॉक अगर 120 रुपए पे ट्रेड हो रहा था तो 240 पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि बड़े में भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप रेशियोज वाइज देखें तो अभी भी फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा रूम है और मार्केट में काफ़ी जो है जगह है। लेकिन वही वाली बात है कि इन्वेस्टर को एनालाइज करना है, उसको देखना है, उसको थोड़ा सा होमवर्क करना है, उसको कि किस स्टॉक्स में जाया जाए, किस सेक्टर में जाया जाए। अब सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए किस सेक्टर में अब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो सीमेंट सेक्टर होगा, क्योंकि अगर वो फाइनेंस कॉस्ट है प्लस जो कंपनीज फाइनेंस जिन्होंने फाइनेंसिंग ली है ऑब्वियसली उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी तो उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ये एनालाइज करने की जरूरत है, इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। स्टील सेक्टर है उसमें भी काफ़ी गुंजाइश है, सीमेंट सेक्टर में काफ़ी गुंजाइश है। देखिए ऑयल सेक्टर बड़ा है, लेकिन ऑयल सेक्टर में फर्दर गुंजाइश इसलिए कि अगर ये सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाता है और जो रिसीवेबल्स कंपनीज के निकलते हैं अगर वो उनको मिल जाएंगे तो उनकी 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 लिक्विडिटी बढ़ जाएगी उनकी। उससे क्या होगा कि कंपनी को बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर जो है अगर वो काम कर रहा हो तो मार्केट में तो उसको ये देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर है जिसमें ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ है और फिर उसी सेक्टर से कंपनीज को आइडेंटिफाई करके वो इन्वेस्टमेंट्स करे तो मैं ख्याल में वो लूज नहीं करेगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त हमारी कहाँ पर है? देखिए अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर नंबर तो मैं जब आई कैन नॉट टेल यू, लेकिन अगर पिछले कंपैरिजन करें, लेकिन क्योंकि एक तो हमारा करेंसी हमारी जो है ना वीक हो गई थी। अगर पहले अगर 100 बिलियन से ऊपर चले गई थी तो वो डॉलर टर्म में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली वो कम है, क्योंकि डॉलर टर्म में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी करेंसी तो वीक हो गई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट में अगर इंडेक्स वाइज देख लें तो ये इंडेक्स तो आपका ऑल टाइम पे आप बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली। लेकिन एक और चीज़ भी है जो हमें हम शायद उसको नहीं काउंटर कर रहे हैं कि जो फॉरेन इन्फ्लोज है ना वो हमें बहुत ज़्यादा आ सकते हैं फ्यूचर में। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी मार्केट में और डेप्थ बढ़ जाएगी। आईपीओज के हवाले से क्या कहते हैं? आईपीओज अब आनी शुरू हो जाएंगे जब इंटरेस्ट रेट घटेगा मजीद? देखिए इंटरेस्ट रेट जब घटता है तो आईपीओ इसलिए जब आते हैं जब बैंक रेट ज़्यादा होता है। अगर बैंक की बोरोइंग ज़्यादा है तो फिर आप ऑब्वियसली कंपनीज पे यहाँ लिस्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेंशन में जा रहे होते हैं। अगर बैंक आपको सस्ता पैसा देगा तो फिर आप क्यों आएंगे मार्केट में? तो आईपीओ तो करना आसान जब होता है जब हायर इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन फिर भी अगर देखिए जैम बोर्ड में अभी भी हमारा इंटरेस्ट रेट खत्ते में सबसे ज्यादा है जी, अभी भी हमारा इंटरेस्ट रेट रीजन में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें ना अगर 2% और फर्दर फ्यूचर में लग रहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट कम होगा। देखिए जो कंपनीज अगर बैंक में जाती है बैंक से उनको फाइनेंसिंग नहीं मिलती। देखिए ज़्यादातर बैंक्स क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को बोरोइंग कर रहे हैं, लेंडिंग कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर को इतनी लेंडिंग नहीं हो रही, लेकिन अब जिस तरह से गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड्स को मिच्योर कर रही है और वो ज़्यादा रिलाई नहीं कर रही तो ऑब्वियसली वो जो पैसा बैंक्स के पास होगा ये प्राइवेट सेक्टर को जाएगा। जब प्राइवेट सेक्टर को जाएगा तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ होगी। लेकिन वही वाली बात है जो मैं अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हायर इंटरेस्ट रेट पे आईपीओ ज़्यादा इसलिए आते हैं कि आपको बैंक से पैसा महंगा मिल रहा होता है। जब आपको बैंक से पैसा सस्ता मिलेगा तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगा कि आप मार्केट में आके रेस करें। लेकिन फिर भी होना ही चाहिए कि कंपनीज में भी एक सीलिंग होनी चाहिए कि कंपनी का इतना मिनिमम कैपिटल या इतना मैक्सिमम कैपिटल हो जाए तो उसको लिस्ट कराना मैंडेटरी होना चाहिए। अगर फर्स्ट करें पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिकल अगर कंपनीज है, कम्युनिकेशन हो गई है, कोई भी कंपनीज हैं, आप ये देख लें जो सेलुलर कंपनीज हैं वो कोई लिस्टेड इतनी नहीं है तो उनको होना चाहिए कि वो लिस्टेड करवाएं। उनका अगर इतना कैपिटल है तो मार्केट में आए और लिस्ट कराएं। और मार्केट में लिस्टिंग के लिए देखिए जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनीज हो और छोटी कंपनीज नहीं है। अगर स्टार्टर नहीं है उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने जैम बोर्ड में दिया हुआ है तो छोटी कंपनीज भी आगे जो अपने स्टार्ट करना चाह रही है आईटी से रिलेटेड छोटी छोटी कंपनीज है वो अपना पैसा यहाँ से रेज कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा एवेन्यू स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है, जैम बोर्ड में भी वो लिस्ट करा सकते हैं और इतनी इसकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है कुछ ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में वो उसमें मार्केट करने की ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की 86,800 के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। तारीख में पहली दफ़ा ये हिंसा आज हमने देखा। 100 इंडेक्स अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने की जानिब गामजन है। रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आज बाइंग और सेलिंग हमने देखी। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। अपकमिंग सेशंस में मजीद रिकॉर्ड तेजी के इम्कानात रोशन है। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अलाउद्दीन मरी, साबिक वजीर आला बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। IMF ये कह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप तामीर नहीं कर सकते और पाकिस्तान चूंकि IMF के प्लान में है तो लामौला पाकिस्तान को IMF की बात माननी होगी। तो जब तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे तो CPEC फेज 2 कैसे कामयाब होगा?
थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और एक इम्पोर्टेंट बलूचिस्तान सूबा जिसके ऊपर, जिसको सीपैक का जूमर भी कहा जाता है, ग्वादर भी यहाँ लोकेटेड है, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मुझे लाइन पे लिया, इसके लिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। जी देखिए ब्रदर, IMF की शराइत अपनी जगह है, हमने उनके शराइत के पैरामीटर के अंदर रहते हुए अपने बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करना है। जी देखें, IMF हमें एक लोन देती है जिसके ऊपर हम अपने मुल्क की जो खसारे होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मुस्तकबिल तो IMF नहीं है, हमारा मुस्तकबिल सीपैक है, हमारा मुस्तकबिल चाइना है। तो हमें चाइना के साथ रहते हुए अपनी जरूरतें तो इसी पैक से पूरी करनी है, उससे IMF से, बट हमने आगे ग्रोथ के लिए तो अपने इकोनॉमिक जोन्स को, सीपैक को आगे लेकर चलना है। देखिए, अगर नए इकोनॉमिक जोन के लिए उन्होंने मना किया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इस वक्त 9 के करीब हमारे पास इकोनॉमिक जोन्स जो एग्जिस्ट करती हैं, हमें उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। वो काफी स्पेस उनके अंदर मौजूद है, बलूचिस्तान में 3 के करीब हैं, इसी तरह कराची में है, इसी तरह पंजाब में, सिंध में, हर जगह मौजूद है, 9 के करीब है हमारे पास इस वक्त। अब जी उन्हीं को अगर, ठीक है, अगर हमें नए इकोनॉमिक जोन डेवलप करने के लिए वो इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो हम जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उससे हम अपना काम चला सकते हैं। जी अच्छा, अलाउद्दीन साहब ये बताएं कि जब एग्जिस्टिंग जोन्स को कामयाब अगर हमने करना है, उनके लिए अगर हम उनको हमने आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें पॉलिसी बनानी होगी, और लफ्ज़ पॉलिसी भी तो हम इन्हिसार करते नहीं है, ख्वाह वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक्चुअली इस मुल्क का अलमिया मेरा और आपका रहा ही इस हमेशा से इन 70 सालों से है कि हमारे पास पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। एक गवर्नमेंट आती है, बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए वो पॉलिसीज बनाती है, हमें कुछ साल बाद पता चलता है कि जी ये बिल्कुल गलत पॉलिसीज थी और इससे मुल्क को काफी नुकसान हुआ है, जिसका आपने पिछले दिनों IPPs का मसला देखा, जी किस तरीके से फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे पैटर्न इन चीफ, हमारे प्रेसिडेंट ने किस तरीके से इन चीजों को हाईलाइट किया। आखिरकार हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिलानी पड़ी और आखिर आपके सामने पता चला कि जी ये मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसमें पहले ही मर्तबा जब भी पॉलिसियां बन रही हैं, मैं हुकाम बाला से, इस्लामाबाद फेडरेशन से हमेशा दरख्वास्त करता रहता हूं कि आप बिजनेस कम्युनिटी को, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, उन सूबों के स्टेक होल्डर्स को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को लूप में रख करके एक अच्छी पॉलिसी मुरतब करें, उस पर पहले डिबेट करें। ये पहले ही उसको कर लेते हैं, उसके बाद कुछ साल बाद उसके खदोखाल नजर आना शुरू हो जाते हैं, उसको पब्लिक नहीं किया जाता है। ये मेरी सजेशन है कि जो भी पॉलिसी, चाहे वो IMF के साथ कुछ करारदादें मानी जा रही हैं या आगे आने वाले दिनों में सीपैक फेज 2 के अंदर चाइना के साथ कुछ एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, उन जी सबको पब्लिक किया जाए, उन उन सबको फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ बिजनेस एंटिटीज हैं जिनके प्लेटफॉर्म से इसको आप डिबेटेबल कर सकते हैं, इस पे रिफाइन करने की। देखिए, इस्लाम में भी मशावरत के लिए कहा गया है कि मशावरत में खैर होती है, तो बिल्कुल मशावरत को वसी करने की जरूरत है इस मुल्क को। जब तक अब वसी माशरे में इस चीज को डिबेट पे नहीं लेकर आएंगे, एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो फेज 2 के लिए भी मेरी सजेशन यही है कि चाहे वो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स हो, बलूचिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हो, पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, इन सबको लूप में लिया जाए और उनके साथ इन सारी चीजों को डिस्कस करके फिर ही कोई पॉलिसी मुरतब की जाए, और वो पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो, ना कि कोई 2-4 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए हो। अलाउद्दीन साहब, अब गवादर की बात कर लेते हैं। गवादर में बिजली नहीं है, बड़े मसाइल हैं। गवादर का मंसूबा भी गेम चेंजर है बलूचिस्तान के अंदर। गवादर एक अहम हैसियत रखता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उसके लिए भी पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत भी गवादर पर फोकस नहीं कर पा रही है, चैलेंजेस बहुत हैं। तो किस तरीके से हम सीपैक फेज 2 को कामयाब करेंगे, उसकी तो चले आपने फार्मूला आपने बता दिया। अब गवादर के लिए हमने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे कि गवादर भी आगे बढ़े? देखिए गिलानी साहब, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, जब भी सीपैक का नाम आता है उसमें गवादर सबसे सर फहरिस्त होता है, और जब हम आए दिन टीवी पे, अखबारों में वहाँ के लोगों की हालत देखते हैं कि जब जून जुलाई में वहाँ पे 45, 48, 50 के करीब टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ लोगों के पास बिजली नहीं है, वहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। अब आज मैं और आप जिस सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज ये सारी चीजें अगर ठीक करने के लिए विल मौजूद हो तो इनको ठीक करने में कितना रॉकेट साइंस लगता है।
बिल्कुल। आप वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए गवादर में समंदर का पानी साफ करके लोगों को दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब भी कोई गैर मुल्की दौरा के ऊपर कोई डिग्नेटरीज आते हैं, सरबराह मुमलिकत आते हैं, तब हम ग्वादर को हाईलाइट करते हैं, उनको बताते हैं। अब इवन पिछले दिनों ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि सिक्योरिटी के भी कुछ हालात बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से ग्वादर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन इस्लामाबाद में वर्चुअल किया गया। अब देखें, उस वक्त ये चीज हाईलाइट होती है, उसके बाद फिर आप भी घर बैठ जाते हैं, मैं भी और हुकूमत भी सो जाती है कि भाई ग्वादर के लोगों की भी तो जरूरतों को पूरी करने की जरूरत है। कोई भी इन्वेस्टर आएगा, कोई भी बाहर से कोई इन्वेस्ट करने आएगा, वो इस इलाके की अगर पोजीशन को देखेगा या खबरों में पढ़ेगा या कोई विजिट करके आएगा, वहां से जब लोगों की हालत देखेगा, वो कहेगा कि यार इस शहर में अभी तक लोगों को बेसिक नीड्स जरूरतों की नहीं पूरी है, तो यहाँ पे हम कैसे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन कैसे बेहतर हो सकता है। इसमें सूबाई हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब आवाम निकलती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तब ये वफ्द भेजते हैं, तब उनको मनाते हैं, उनके साथ कुछ वादे वईद होते हैं जो कि बाद में रद्दी के टोकरियों में डाल दिए जाते हैं। आज भी जब मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ग्वादर में आज भी कुछ नहीं बदला है, जैसे पहले था वैसे ही है। तो कुछ चाइनीज तो अपनी तरफ से देखें, आपको एक ग्रांट के तौर पर इन्होंने एक पूरा एयरपोर्ट बना कर दिया, जो पाकिस्तान का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें 380 जहाज भी लैंड कर सकता है। जी। और ये तकरीबन बहुत बड़ी खतीर रकम के तहत बनाई गई, ना इसमें कोई कर्जा इन्वॉल्व है, ना आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, टोटली ये ग्रांट के तहत इन्होंने बना के दिया। इसके अलावा एक 450 मेगावाट का कोल पावर प्रोजेक्ट भी वहां पे इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है, उसकी लैंड भी एक्वायर हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अभी तक काम रुका हुआ है। तो जाम देखिए, कमाल आपको तो तवज्जो वजीर देनी तिजारत पड़ेगी हैं। सिर्फ। अब जाम कमाल तो उनका ताल्लुक भी सूबे जी। बलूचिस्तान से है, तो जाम कमाल की परफॉर्मेंस क्या इतनी मीनिंगफुल नहीं है कि वो बलूचिस्तान के अंदर तरक्याती कामों को बेहतर कर सकें, गवादर के हालात को बेहतर कर सकें? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त ये असल में सब्जेक्ट तो सूबाई है, वहाँ की बेसिक जरूरतें तो सूबे की गवर्नमेंट ने पूरी करनी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फैसिलिटेशन करनी है, बिजनेसमैनों को फैसिलिटेट करना है। आए दिन उनकी मसरूफियत आप देख रहे हैं, आज माशाल्लाह सऊदीया का डेलीगेशन आया, कल एससीओ के तहत सरबराह मुमलिकत आए, उसमें उनके साथ वफूद उनके साथ काफी एमओयूज भी माशाल्लाह साइन हुए। वो अपने डोमेन में तो काम कर रहे हैं। पिछले दिनों कराची भी आए थे, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उन्होंने विजिट किया, वहां भी लोगों के मसाइल सुने। बट ये जिन चीजों की तरफ मैं आपकी निशानदेही कर रहा हूँ, वो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, वो बेसिक इंसान की, इन लोगों की जरूरतें बुनियादी जिंदगी पूरी करने के लिए है, जिसमें सूबाई और फेडरल हुकूमत को आगे आना चाहिए। और सिर्फ जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं उस वक्त आपको ग्वादर याद नहीं आना चाहिए। आपको साल 12 महीने अगर ग्वादर याद होगा तो ये 1 साल से ज्यादा वक्त नहीं आपसे लेगा कि इन सारी चीजों को। अच्छा अलाउद्दीन साहब, ये बताएं कि रिहेबिलिटेशन फंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से मिल चुका है गवर्नमेंट को, तो वो क्यों नहीं बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट हो रहा? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पिछले दिनों बिलावल जरदारी साहब भी कोयटा तशरीफ लाए थे, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने खुद यहाँ के तवज्जो दिलाई कि जी जब फ्लड आया था, ये जब जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे डोनर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए कुछ ग्रांट्स दी गई थी, जिसमें स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के लिए कोई 300 मिलियन के करीब यूरोज हैं, जो कि आज फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में आ चुके हैं। अब इसको मैं सूबाई हुकूमत की नाअहली समझूं या मरकज की तरफ से इसको कोताही समझूं कि उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई जामा प्लान न बनाया है, न सूबे ने उसको अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उनको सर्वे रिपोर्ट दी है कि जी हमारे पास कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर डिजास्टर आया है, लाइव स्टॉक लोगों का तबाह हुआ है, लोगों की घरों को नुकसान हुआ है, सड़कों की हालत बड़ी बुरी हुई है। अब मैं आपको कौन कौन सी चीज़ों की तरफ यानी अलाउद्दीन साहब, ये बात तो तय है कि वफाकी सतह हो या सूबाई सतह हो, बलूचिस्तान के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल, आप इसको मेरी तरफ से यही स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ना सूबा सीरियस है अपने मसाइल को हल करने के लिए, ना मरकज उसको उस तरीके से तवज्जो देता है। और आज मैं आपको एक खबर बताऊं, बलूचिस्तान की हालत ये है कि यहाँ पे अगर 24 पोस्ट अनाउंस होते हैं, उसके लिए 28,000 नौजवान कागजात सबमिट करते हैं नौकरियों के लिए। ये हालत है हमारी सूबे की। अब आप भी समझ सकते हैं, कॉमर्स पे आप रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट तो जॉब्स नहीं देती है, जॉब्स देनी है प्राइवेट सेक्टर ने, बिजनेस सेक्टर ने। जब आपको बलूचिस्तान के लिए कोई बिजनेस का प्लान ही मौजूद नहीं है, जब यहाँ पे कोई आप बिजनेसमैनों को उस तरीके से फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे हैं, ना आपके पास उस लेवल की इधर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, तो आपके नौजवानों को सरकारी नौकरियों की तरफ ही देखना पड़ेगा, वो कहाँ जाएं।
अब सिंध और पंजाब के लोग तो फिर भी कहीं पासपोर्ट बना के कुछ मुल्क से बाहर जाने के लिए कर सकते हैं, हमारे सूबे के लोग तो इतने भी अवेयरनेस नहीं रखते हैं कि उनको किस मुल्क पे जाकर कौन सी जॉब करनी चाहिए। वो यहीं पे गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट हमें जॉब देगी। तो जी इस पे बलूचिस्तान के लिए एक खसूसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। देखिए, आज से कुछ साल पहले आपने देखा, गदून अहमदजी केपीके का एक इलाका है जहाँ पे एक स्पेशल एसआरओ के तहत लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि लोगों को जॉब्स मिले, और गवर्नमेंट इनको टैक्स के मद में मुख्तलिफ मद में छूट दे सकती है। क्यों वो मॉडल बलूचिस्तान में क्यों नहीं अडॉप्ट किया जाता है? बलूचिस्तान के लिए क्यों ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है कि अगर इकोनॉमिक जोन के अलावा अब का इंडस्ट्रियल एरिया है, लसबेला इंडस्ट्रियल एरिया है, या जी क्वेटा के अतराफ में आप किसी इलाके के को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत स्पेशल इंसेंटिव्स दे करके यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मदऊ कर सकते हैं कि जी आप आकर यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, आप माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें, आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। और जब तक हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे, पूरा पाकिस्तान इसी तरीके से रहेगा जो कि 70 साल से जिस तरीके से चल रहा है। आखिर में मुझे ये रॉ बताया मटेरियल साहब एक्सपोर्ट कि करके कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहिए हमें। आखिर में ये बताया नउद्दीन साहब कि रेकोडिक जैसा मंसूबा बलूचिस्तान में कहाँ पे शुरू हो सकता है? गवर्नमेंट बहुत से अहम इकदाम कर रही है, SIFC बहुत मुतारिक है, तो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आप मुंसलिक हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, मिनरल्स एंड माइन सेक्टर के मुतालिक बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस हवाले से क्या खुशखबरियाँ हैं? देखें, बलूचिस्तान माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको इतने ख़जानों से नवाजा हुआ है। अब बदबख्ती इसको आप हमारी ही समझें कि हम उनको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। रेकोदिक तो सिर्फ एक कंपोनेंट है, सिर्फ एक माइन है, सिर्फ एक एरिया है। इस तरह के कई एरियाज हमारे बलूचिस्तान में मौजूद हैं। आप लाइव स्टॉक को ले लें, आप ऑलिव की बेहतरीन क्रॉप्स यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलिव से आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्ट में 2 ही मेजर इंपोर्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा हमारे पैसे लेकर डॉलर जाती हैं, जिनके ऊपर एक खुर्दनी तेल है और एक पेट्रोल है, जिसके ऊपर हमारे सबसे ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं। आप ऑलिव पे आकर के अपने मुल्क की पाम ऑयल की जरूरत को कम करके यहाँ पे ऑलिव ऑयल की तरफ लोगों को क्या कोई कर सकते खुशखबरियाँ हैं? हैं, कोई डेवलपमेंट्स हो रही 750 हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे जी, हैं? SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत जो लास्ट टाइम ये सऊदीया की डेलीगेशन आई है, उसमें जो है ना माइनिंग और मिनरल सेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे MOUs के ऊपर इनिशियली साइन हुए हैं। अब उसकी वर्किंग पेपर्स कहाँ पे जाएंगे, कैसे वो इम्प्लीमेंट होंगे, इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीदें हैं SIFC से। वजह ये है कि वो एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत काम कर रहा है। आपको ब्यूरोक्रेसी के मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ रहे हैं। वो एक अम्ब्रेला के तहत आपको तमाम चीजें, सहूलतें वहाँ पे डेटा अवेलेबल होके दस्तयाब हो रहा है। तो इस वजह से उससे काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी सूरत हाल आपको बलूचिस्तान की तरफ से नजर आएगी। अलाउद्दीन साहब, जाते जाते मुझे इस सवाल का जवाब दें कि स्मगलिंग के हवाले से बलूचिस्तान क्यों सबसे ऊपर है? कि स्मगलिंग पेट्रोल की हो या फूड की हो, भाई स्मगलिंग जो है वो बलूचिस्तान के रास्ते से होती है, तो उसको क्यों नहीं रोका जाता? किस तरीके से हम इसको रोकें ताकि हमारे टैक्स कलेक्शन पर मनफी असर मुरतब ना हो? देखिए गिलानी साहब, हर सवाल के ऊपर उसका एक जामे जवाब होना जरूरी है। अब स्मगलिंग एक जस्ट एक लफ्ज है जिसको मैं भी बुरा समझता हूँ, आप भी बुरा समझते हैं, पूरा मुल्क इसको बुरा समझता है, और ये हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, नुकसान दे रहा है हमें। बट इसके कॉजेज की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बलूचिस्तान में 28 पोस्टों के ऊपर 24 पोस्टों के ऊपर 28,000 लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करते हैं। तो यहाँ पे बेरोजगारी का आलम कितना होगा? आज जिस स्मगलिंग को आप कहते हैं वो यहाँ के लोगों के लिए उस लेवल की बेनिफिट्स नहीं दे रहा है। वो सिर्फ उसके किराए के मद में कुछ 100 कुछ हज़ार रुपए वो अपने घर के लिए कमा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों चेयरमैन FDRB फेडरेशन आए थे, उनको भी ये बात कही थी कि ये जो जितना भी स्मगलिंग हो रहा है, ये एक्चुअली में तो पाकिस्तान की बिजनेस जो बड़े टाइकून हैं, जो अपने फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के बजाय स्मगलिंग के रास्ते में इनको ला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का एहसास करें। और मैंने FBR के चेयरमैन को यही सजेशन दिया था कि आप जहां भी इसको रेड करके पकड़ें, वो जस्ट उसके ड्राइवर, उस गाड़ी वाले के ऊपर FIR और उसके ऊपर केस ना करें, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन में चले जाएं कि ये है किसका, ये किसने ये मंगवाया है ये माल। तो इस हवाले से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई लिस्ट मुरत्तिब की उन बिजनेस कम्युनिटी की, उन बिजनेसमैन की?
नहीं, अब इसके ऊपर तो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई इन्वेस्टिगेटिंग इदारा तो नहीं है। हम एक फैसिलिटेटर हैं जो अपने बिजनेस कम्युनिटी को मुख्तलिफ मुश्किलात के तहत फैसिलिटेट करते हैं। अब ये काम कस्टम्स का है, ये काम एफबीआर का है कि वो जहां भी स्मगलिंग का माल रोकें या पकड़ें, जब वो ये साबित कर लें कि ये स्मगलिंग है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में जाएं कि ये माल एक्चुअली है किसका, ये कहाँ से आ रहा था और इसको किसने इम्पोर्ट किया है यहाँ से, जी। इस रास्ते से। दूसरी बात, बलूचिस्तान के हवाले से अगेन मैं आपको कहता हूँ कि एक बहुत जामे पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हम दो मुल्कों के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान और ईरान। देखें, आज इंडिया और चाइना के भी ताल्लुकात कोई आइडियल नहीं है, बट उनके दरमियान में ट्रेड को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो दिन ब दिन हर साल उनके आप आदाद शुमार देखेंगे, उसमें उनको इजाफा ही आपको नजर आएगा। तो क्यों नहीं हम ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड के मामलात को बेहतर लीगल तरीके से कर सकते हैं, जिसके मेरे बलूचिस्तान के लोगों के लिए कम से कम वो रोजगार जो आज वो स्मगलिंग के जरिए कमा रहे हैं वो कम से कम लीगल तरीके से। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल। गिलानी साहब बताया कि बलूचिस्तान के लोगों का सिर्फ इसके अंदर इतना इन्फ्लुएंस है, इतना इन्वॉल्वमेंट है कि वो इसका किराया सिर्फ ले रहे हैं चीज को लेकर पहुंचाने के लिए। बट इसका जो मेजर बेनिफिट्स है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो इंपोर्टर है, जो ये मंगवा रहा है, उसको पड़ रहा है ना। बिल्कुल तो ऐसा आप ही है। बलूचिस्तान के दो बॉर्डर्स के साथ अफगानिस्तान के साथ एक अच्छी ट्रेड पॉलिसी मुरतब कर सकते हैं, ट्रेड लोगों पॉलिसी को मुरतब कर फैसिलिटीज सकते दे हैं। सकते हैं। जी। आप ईरान के साथ बहुत सारे, मेरी ईरान के कौंसल जनरल से मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि कुछ हम वफ्द लेकर ईरान जाना चाहते हैं। मुझे कहने लगे कि आप लोग हमारे साथ ट्रेड पे क्यों कतराते हैं। आज भी आप आदाद शुमार देखें तो ईरान और तुर्की के दरमियान $25 अरब का सालाना ट्रेड है, वेयरएज कि हमारे साथ उसके मुकाबले में $1 अरब का भी शायद नहीं होगा। हम हर चीज पे एफएटीएफ की तरफ देखते हैं, हम हर चीज पे अमेरिकन सेक्शंस की तरफ देखते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे जैसे खाने पीने के अशिया हैं, खुर्दोनोश की अशिया हैं, उनके ऊपर तो सैंक्शंस अप्लाई नहीं होती हैं। दवाइयाँ आते हैं, अद्वियात हैं, उनके ऊपर नहीं होती। हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं जो उन सेक्शंस के बियॉन्ड होंगी, उनसे बाहर होंगी। तो उन बिल्कुल। सब पे पॉलिसी बैठ के मुरतब करने की जरूरत है, इसी में हम सबकी बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन मरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लफ्ज़ पॉलिसी पे हमें एनएसआर करना होगा, खा वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। तरक्की याफ्ता कौमें पॉलिसी पर एनएसआर करती हैं और हम पॉलिसी पर एनएसआर नहीं करते। अगर हम पॉलिसी बना भी लेते हैं तो उसको हम साबित कदमी के साथ चला नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा मुआशी खाका तितर बितर हो जाता है। ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमें पॉलिसी बनानी होगी, ख्वाह वो रीजनल ट्रेड हो, ख्वाह वो बार्टर ट्रेड हो। इन तमाम ट्रेड्स को बेहतर करने के लिए आज हमें एक टेबल पर बैठकर पॉलिसी मुरतब करनी होगी। बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सीपैक फेज़ 2 को अगर कामयाब करना है, गवादर को कामयाब करना है, तो आपको बलूचिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेड पॉलिसी बनानी होगी ताकि हमारी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकें। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।